नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। आज का मुद्दा में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। समाजवादी पार्टी में जमकर उठापटक चल रही है, कोई शक नहीं है, सब कुछ पर्दे के सामने है। राजनीति के अखाड़े में चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव एक दूसरे पर दांव आजमा रहे हैं। मोहब्बत से कहें या मजबूरी से दांव चले जा रहे हैं। कभी चाचा का दांव भतीजे को पटक नहीं दे रहा है, तो फिर भतीजा भी अपने पे आ जाता है और उनका दांव चाचा को चित कर रहा है। सुलह की तमाम कोशिशें फिलहाल अब तक जब हम आपसे रूबरू हो रहे हैं फीकी नजर आ रही हैं। और बवाल इस बात का कि भाई मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या किया, और इन तमाम उठापटक के बीच में मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा का ऐलान भी कर दिया, तब जब एक तरफ चाचा शिवपाल फरमा रहे हैं कि सड़क पर अब वो भी उतरेंगे। मुलायम परिवार में चल रही महाभारत का फिलहाल, जैसा मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, इस वक्त तक कोई अंत नहीं समझ में आ रहा। होगा क्या, कौन किस पद पर रहेगा, कौन कहां से हटेगा, कहां बैठेगा, अभी तक फिलहाल यूं ही, बल्कि पल पल बदल रहे घटनाक्रम के बीच घमासान और बढ़ता जा रहा है। शिवपाल यादव को बुलाकर मुलायम सिंह ने इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश तो की, लेकिन चाचा और भतीजे के बीच में खिंची हुई तलवारें अपने म्यान में जाने को तैयार नहीं। और यही वजह है कि मुलायम सिंह ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। तमाम बवाल से बेफिक्र मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मिशन 2017 के लिए अपनी रथ यात्रा पर रंग रोगन लगाया है। पूरे प्रदेश की नजर जब मुलायम सिंह और शिवपाल यादव की मुलाकात पर थी, उस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्विटर वाली चिड़िया से चू चू करते हुए एक संदेश भेज दिया कि वो 3 अक्टूबर से सूबे में समाजवादी रथ यात्रा पर निकलेंगे और इसका नारा है विकास से विजय की ओर। लेकिन मौजूदा लड़ाई में बड़ा सवाल यह मौजूद है कि आखिरकार विजय किसकी होगी। एक तरफ चाचा ने सुबह ऐलान कर दिया कि वो अब संगठन का काम देखेंगे, सड़क पर उतरेंगे और संगठन में बड़ा भारी फेरबदल भी होना है, और कुछ यही अंदाज मुख्यमंत्री यानी कि भतीजे अखिलेश यादव का कि 3 अक्टूबर से वो भी सड़क पर उतर रहे हैं। तो क्या ये वर्चस्व की जंग सड़क पर दिखेगी, या ये माने कि चाचा भतीजे दोनों संग दिखेंगे और एक संगठन और दूसरा सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए साथ में समाजवादी पार्टी की सरकार का गुणगान करेंगे। यह भी तस्वीर हो सकती है, इसकी भी गुंजाइश है, क्योंकि आखिरकार खून तो एक है ना, ये तो माना ही जाता है। लेकिन सियासत अतीत से लेकर अब तक एक कहानी हर किसी को समझाती आई है कि यहां रिश्ते नाते कुछ नहीं होते, यहां अगर कुछ होता है तो वो है सत्ता, वो है सियासत। क्या कहते हैं अखिलेश यादव, सुनते हैं। ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ये सरकार की बात की तरह सवाल कर रहे हैं आप, घर की बात की बात सवाल नहीं कर रहे, घर की बात की। अच्छा, कौन नहीं नेताजी की बात माने? और जहां तक सवाल है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मानना भी काम किया। कभी कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिया, तो नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए और कुछ निर्णय अपने आप भी लिए। जहां तक मैं समझता हूं परिवार की बात है, परिवार में नेताजी का सब कहना मानते और सब कहना माने, और मैंने भी कहना ही माना। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मानना भी काम किया। किसने हटाया? और मंत्री कह सकते हैं, अगर घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? तो फिलहाल ये अंदाजे बयां अखिलेश यादव का, बहुत सारी बातें कही, कुछ बातें कहने के साथ साथ भाव में कह दी, कुछ भाव भंगिमा भी भाषा को कैरी करती है, अंदाज को कैरी करती है। हमारे साथ में जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, उन सबसे आपका तारुफ करवाना चाहेंगे।
हमेशा की तरह हमारे साथ इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री भी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ जो खास मेहमान हैं मोहम्मद अब्बास समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से, आसिफ रिजवी कांग्रेस से मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो अंदाजे बयां अखिलेश यादव का रहा उस पर एक टिप्पणी अमिताभ अग्निहोत्री जी की चाहेंगे। अमिताभ जी, जो अंदाजे बयां रहा अखिलेश यादव का, उस टिप्पणी से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद में हम मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। अमिताभ जी। सबसे पहले सारे सहयोगी और जो मित्रगण आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे सामने, उन सबको मेरा नमस्कार। मैं इस आज के पूरे घटनाक्रम में मनीष दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण मानता हूं जी। जितनी घटनाएं पिछले 72 घंटे से आप देख रहे हैं वो आज कुछ समाधान की ओर जाती मुझे दिखी। जैसे एक अंतिम बात, सब जो आज का अंतिम डेवलपमेंट है वो सबसे पहले कहूं, एक बात तय हुई कि शिवपाल यादव इस्तीफा नहीं देंगे, वो मंत्रिमंडल में रहेंगे। ये बात सामने आई। इसका मतलब मुलायम सिंह यादव कुछ सीमा तक अगर शिवपाल यादव को मनाने में सफल हुए कि अभी मंत्रिमंडल मत छोड़ो। एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अखिलेश यादव ने अपना पोस्चर बिल्कुल कड़क बनाए रखा। वो दिल्ली नहीं आए, किसी पंचायत में नहीं बैठे, अपने मुख्यमंत्री के तौर पर जो निर्धारित कार्यक्रम थे उनको किया सहज भाव से, और अंत में उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चला कि शिवपाल जी तो जनता के बीच जब निकलेंगे तब निकलेंगे। उन्होंने तो तारीख का ऐलान कर दिया का 3 अक्टूबर से मैं चला जनता के बीच। अब सारा मामला सड़क पर, यानी मैदान में अखिलेश। ये मैं मानता हूं ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला था। मुख्यमंत्री को 90 दिन की यात्रा पर निकलना था, ये पहले से तय था। चुनावी यात्रा 90 दिन की उनकी है, पहले से तय था, लेकिन ये तारीख चौंकाती है। उससे पहले जहां तक मेरी जानकारी है ये अक्टूबर के 3rd वीक में कहीं तारीख होनी थी तय, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसको प्रीपोन कर दिया इस बवाल को देखते हुए। यानी अब शक्ति संतुलन की लड़ाई सपा के भीतर हो और उस दौरान अखिलेश चाहते हैं कि हम जनता के बीच जाएं सीधे। ठीक है, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और शिवपाल यादव का इस बात के लिए राजी हो जाना, जबकि आज सुबह तक जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां ये थी कि शिवपाल जी अपना इस्तीफा जेब में लेके घूम रहे, लेकिन रात होते होते आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं ये तय हुआ कि शिवपाल यादव अभी सरकार में भी बने रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहेंगे। जी ठीक है, क्या कहेंगे? अब हम चलते हैं अपने सियासी मेहमानों की तरफ कि क्या कुछ हमारे जो सियासी मेहमान हैं वो अपनी टिप्पणी करते हैं। और एक जो जानकारी हमारे पास में आ रही है उसके मुताबिक जो विभाग हैं वो वापस नहीं होंगे। ये भी एक डेवलपमेंट है कि विभाग जो लिए गए वो वापस नहीं होंगे। क्या कहेंगे राकेश त्रिपाठी जी? आप राकेश त्रिपाठी। देखिए मनीष जी, एक तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी पूरी पटकथा है ये पहले से लिखी हुई है, ये प्री प्लान्ड है और इस बात को लेकर के पिता और पुत्र में पहले से अंडरस्टैंडिंग भी बनी हुई है। पुत्र मोह में ये तय हो गया कि समाज में जो पहले भी होता रहा है कि भाई हमेशा पीछे हुआ है, पुत्र हमेशा आगे हुआ है। इस समाजवादी सैफई कुनबे में यह तय हो गया कि शिवपाल यादव अब दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार की सारी खामियां जो रही है, जो जितनी भी अपराध की स्थिति रही हो, कानून व्यवस्था फेल्योर रहा हो, भ्रष्टाचार रहा हो, वो सब शिवपाल के सर माथे और मुख्यमंत्री के सर माथे सारी उपलब्धियां, सारे बेदाग चेहरा और इस तरह के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के आगे चुनाव में जाने वाले हैं। देखिए ये पूरे एक जिस तरह से धारावाहिकों का आजकल रोज प्रसारण होता है और इन धारावाहिकों में साजिश होती है, इन धारावाहिकों में षड्यंत्र होते हैं, कुछ इसमें धोखे होते हैं, कुछ प्यार होती है, तमाम तरह के इसमें जो देखने को मिलते हैं मसाला फिल्मों की तरह से, एक डेली सोप की तरह से इस समय उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य दिख रहा है। रोज एक नया नया नाटक उसमें दिखाई पड़ रहा है और इस नाटक में कभी कौमी एकता दल का विलय होता है, फिर कौमी एकता दल का विलय वापस होता है, किसी मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, किसी को मंत्रिमंडल से वापस किया जाता है। ये निर्णय बार बार बनाए जाते हैं, बिगाड़े जाते हैं, 2 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे हो जाते हैं। ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड है
और इस सारे पूरे इस नाटक का केवल एक मंतव्य है कि कैसे अखिलेश यादव की उस कमजोर छवि को उभार करके मजबूत छवि में बदला जाए, जिस पर लगातार विपक्ष हमलावर था कि ये अखिलेश यादव उस उत्तर प्रदेश में 3, साढ़े 3, 4 मुख्यमंत्रियों में से एक हिस्सा है। इस छवि को बदलने का एक प्रयास मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये पारिवारिक नूरा कुश्ती केवल है। पारिवारिक नूरा कुश्ती इस हद तक कि रात में सब इधर से उधर भाग रहे हैं। अगर ये पारिवारिक नूरा कुश्ती है, जी अमिताभ जी बोलिए अमिताभ जी। मैं एक बात कहूंगा, राकेश त्रिपाठी ने जो बात कही ना, हाँ। कि ये वेल स्क्रिप्टेड प्रहसन था, पटकथा द्वारा नियंत्रित प्रहसन था। इसमें मैं इस बार ये जरूर कहूंगा राकेश त्रिपाठी से कि भाई इस बार का जो ये आपने देखा घल्लू घारा, ये पटकथा द्वारा नियंत्रित नहीं था, ये स्वस्फूर्त विस्फोट था। लड़ाई तो वास्तविक थी और लड़ाई अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि आपके पास विकल्प नहीं होता। शिवपाल यादव के पास अभी क्या विकल्प है? आप पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी बनाएंगे क्या? और अगर इस पार्टी में रहेंगे तो आपको यही चीज स्वीकार करनी होगी कि आप अध्यक्ष भी बने रहे और सरकार में भी बने रहे, आप इस्तीफा ना दें। इस बार मामला था, पिछली बार जरूर कई बार ऐसा लगा कि इसीलिए मामला है, लेकिन इस बार मैं इसीलिए कह रहा हूं तो ये पहले से स्क्रिप्टेड इसीलिए है क्योंकि ये जानते हैं इनको कोई बकरीद के दिन बलि का बकरा चाहिए था जिसके माथे पर ये ठीकरा फोड़ सके। क्या कहेंगे आसिफ रिजवी, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? ये वेल स्क्रिप्टेड है, वेल प्लान्ड है, वेल मैनेज्ड है, डायरेक्टेड बाय मुलायम सिंह यादव है? ये बकरीद के बकरे कौन कौन हैं पहले और कुर्बानी अभी जारी रहेगी? सबसे पहले मैं अमिताभ भाई को और के न्यूज चैनल के सभी लोगों को, आपके दर्शकों को, सबको मैं बकरीद की मुबारकबाद देना चाहूंगा जी। और उसके बाद सबसे बड़ी मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके पास एक बलि का बकरा था, कुर्बानी देने के लिए बकरा था, जो सफाई से उन्होंने चढ़ा दिया। बात बड़ी अच्छी है। मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही समझदार नेता हैं, जिस बात का वो हमेशा जो है मुजाहरा करते थे और उन्होंने एक बार फिर से मुजाहरा कर दिया। और आप खुद देखिए कितनी ईमानदारी से, कितनी बेहतरीन तरीके से जो 4.5 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उस मैसेज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री हैं और वो हैं अखिलेश यादव जी एक फेलियर मुख्यमंत्री हैं। ये हर आदमी बात जानता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चाहे जितनी क़यादत कर लें, चाहे जितनी कोशिश कर लें, ये इस छवि से उभर के बाहर आ नहीं सकते क्योंकि सच्चाई कोई छुपा नहीं सकता। और बलि का बकरा पहले कुछ मंत्रियों को बनाना चाहा, देखा कि उससे काम नहीं बन रहा है तो कल लाओ चाचा को चढ़ा दें। और चाचा भी चढ़ने के लिए तैयार हैं कि जैसे यश भाई ने कहा कि उनके पास, अमिताभ भाई ने कहा जैसे उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी उनको लेने के लिए तैयार नहीं होगी। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आसिफ रिजवी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इतनी सारी बातों के बीच समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि क्या कुछ कहना चाहते हैं मोहम्मद अब्बास, उनके पास और चर्चा लगातार चल रही है। समाजवादी पार्टी में सियासी जो दंगल दिख रहा है सामने, वर्चस्व की लड़ाई है, एकाधिकारवाद की लड़ाई है, या यूं कहे कि हु आफ्टर मुलायम, ये भी एक सवाल अपने आप में है। और शाम होते होते कुछ बातें साफ हुई, जैसा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहा कि शिवपाल यादव इस्तीफा नहीं देंगे। कुछ हद तक कामयाबी पाई मुलायम सिंह यादव ने उनको समझाने और बनाने की। और दूसरे ध्रुव पर जो अखिलेश यादव खड़े हुए हैं, वो भी एक कड़क और एक जबरदस्त इमेज में सामने आए, क्योंकि उन्होंने भी साफ कह दिया कि 3 अक्टूबर से वो अपनी रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं, तमाम विकास के वादों के और बातों के साथ में। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है और सीधे अब मोहम्मद अब्बास जो कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ हम रुख करना चाहेंगे। मोहम्मद अब्बास, कितनी कुर्बानियां अभी और होंगी? मुझे लगता है आपके पास जानकारी होगी। मनीष जी, अमिताभ जी, एक बात में और एक छोटी सी टिप्पणी और कर दूं जी। एक चीज और यहां पर गौर करने लायक है, मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा पर निकलने से पूर्व एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी कर दिया इसी झगड़े टंटे के बीच। जी जी, जब सारे छत्र पार्टी के झगड़े में लगे हुए थे उसको निपटाने या बढ़ाने में, इस बीच में मुख्यमंत्री ने एक मैसिव फेरबदल कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये फेरबदल अगर हम देखें तो इसमें भी कई लोग कुर्बान हो गए।
जो दूसरे छत्रपों के नजदीक थे पार्टी में, वो तमाम अधिकारी कुर्बान हो गए आज इस मैसिव फेरबदल में। हाँ, 117 पीसीएस अधिकारियों का तबादला हो गया है और निश्चित तौर पर और कई डीएम भी बदले हैं। एक बड़ा फेरबदल है, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। इसको निश्चित तौर पर राजनीतिक घमासान से जोड़कर देखा जा सकता नहीं, बल्कि देखा जा रहा है। और जैसा कि अमिताभ जी ने कहा कि जो नजदीकी थी, जिनकी चरण वंदना किसी और दरबार में चलती थी, अगर आप सरकार में हैं तो मुख्यमंत्री के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये बात अखिलेश यादव ने आज इस वक्त प्रूव कर दिया है और संदेश दे दिया है, चरण वंदना से काम नहीं चलेगा। मोहम्मद अब्बास, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सवाल भी आपके पास में है, जवाब आप दे सकते हैं। एक टिप्पणी और जोड़ दूं मनीष जी, एक टिप्पणी और जोड़ दूं, मुझे लगता है जी राकेश, जो बात मैं कह रहा था कि ये स्क्रिप्टेड है, इन तबादलों ने इस बात की पुष्टि कर दी, क्योंकि ये तबादले का अमिताभ जी कोई अचानक नहीं हो गए हैं। ये तबादलों की सूची पहले से लिखकर रखी गई थी और ये इस समय पर जारी की गई है। इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ये प्रहसन पहले से ही लिखा गया है, इसका केवल मंचन हो रहा है। और इस पूरे प्रहसन 4 बार दो विदूषक जो है, 4-5 बार बोल दिया, साहब और बार एक बात दोनों की भूमिका को भी साथ साथ बात को हल्का कर देता है। जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि भारी भरकम बात करें, ये सारी जनता देख रही है, बार बार नहीं करनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश के मनीष जी, मुख्यमंत्री इतनी भारी बातें कर रहे कहा हैं, जनता तो देख ही रही है अब्बास साहब। अभी रिजवी साहब ने कहा कि बकरा ईद, तो पहले मैं सुधार करूं, ये बकरा ईद नहीं होती बल्कि ईद उल अजहा है। जो भी जानवर अल्लाह ताला ने हलाल किए हैं उन सब की कुर्बानी होती, सिर्फ बकरों की नहीं होती। और रही बात कुर्बानियों की, तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी की बनाई हुई पार्टी है। तिनका करके इस पार्टी को नेताजी ने खड़ा किया है और समाजवादी पार्टी का एक एक वर्कर नेताजी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। माननीय शिवपाल जी ने ये बात कह के पूरी चर्चा को विराम लगा दिया कि वो समाजवादी पार्टी में मजबूती से रहेंगे और हर चीज के लिए तैयार है और नेताजी का आदेश मानेंगे। अब रही बात प्रशासनिक फेरबदल करने की, तो ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। अब बात मंत्रियों को रखने की, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। तो इसमें परिवार में झगड़ा और लड़ाई कहां से साबित हो रही है? जो जिसका अधिकार क्षेत्र कर रहा है और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो नेताजी कहेंगे, जैसा दिशा निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। कहीं कोई छूट नहीं है, कहीं अब्बास साहब नेताजी तो कब्जे कर रहे हैं। मनीष, मैं अब्बास साहब को एक बात जरूर बताऊंगा। अब्बास साहब, जो आप हमको समझा रहे हो ना कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, हमको पता है मित्र, अगर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है तो गायत्री प्रसाद प्रजापति सुबह 4 घंटे मुलायम सिंह के दरवाजे क्यों बैठे रहे? आज मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार था, उन्होंने हटा दिया, बात खत्म करो। सिंगल मुलायम सिंह की कोठी पर क्यों 3 घंटे धरना दिए रहे? अगर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार ही था तो ये सुप्रीम के अलावा पार्टी के कार्यकर्ता भी तो हैं, पार्टी के सुप्रीम कोर्ट में। अग्निहोत्री जी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के तमाम ऐसी बात मत बोलिए अब्बास साहब, ऐसी बात मत बोलिए जो बात जनता स्वीकार नहीं करे। अरे मित्र, दीपक सिंघल को क्या लेना देना समाजवादी पार्टी से? दीपक सिंघल को समाजवादी पार्टी, वो बाबू है उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका काम सरकार से है, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है क्या? नहीं, गलत बयानी आप समझ नहीं पा रहे, आपको जानकारी नहीं, अभी आप समझ नहीं पा रहे चीजों को। मित्र माफ करिएगा, प्रशासनिक अधिकारी का पार्टी के नेताओं से मिलने का क्या मतलब? और मुख्यमंत्री के इस कार्य में कोई बाधा नहीं डालता। अमिताभ भाई एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ, अब्बास साहब वही तो मैं आपको समझा, और समाजवादी पार्टी अब्बास साहब मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिशा निर्देशों का पालन करती है। और मुख्यमंत्री जो 4.5 सुनो ना, समाजवादी पार्टी सुनो, अपना आप स्पष्ट कर सकते हैं। बोलिए अमिताभ जी, बोलिए। अखिलेश सुनो ना भाई, ये कहाँ जुमलेबाजी कर रहे हो अब्बास साहब? बात सुनो मित्र, बता रहा हूँ साहब, मुझे ये समझाइए, किसी भी नेता से मिलने का क्या मतलब? वो घोषणा पत्र देख रहे थे, जनता ने क्या हाल कर दिया?
खटिया और बटिया बिछाने से कुछ नहीं होगा। मोहम्मद हमने अब्बास, प्रधानमंत्री को मोहम्मद अब्बास, अध्यादेश फाड़ना काम नहीं करते। मोहम्मद अब्बास, अरे तो सम्मान आपके करते राष्ट्रीय हैं। अध्यक्ष खुद मोहम्मद कह रहे हैं अब्बास, आपसे। ये सियासी समावेश है। रंगमंच नहीं है। हम भगवान नाम और भगवान कृष्ण के वंशज मोहम्मद हैं। अब्बास, ये हमारे चर्चा का मंच परंपरा, है हमारे संस्कार और चले आ कृपया रहे हैं। करके यहाँ पर हम समय की नदीरों मर्यादा को का भी नहीं ध्यान करते। रखें। जब एक बात साफ तौर पर कैटेगोरिकली अमिताभ जी ने यहाँ पर पूछी कि दीपक सिंघल मुलायम सिंह यादव के आवास पर क्या करने गए थे। सम्मान किया जाता है। मोहम्मद अब्बास, एक सवाल अमिताभ जी ने रखा है यहाँ पर और कैटेगोरिकली उसका जवाब दीजिए। नेताजी इतने पुराने और मंझे हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसी को भी बहुत सारे अधिकारी मिलते हैं, सिर्फ दीपक सिंघल ही नहीं मिलते, बहुत सारे अधिकारी मिलते एक हैं। सवाल मेरा भी है मनीष भाई, बहुत सारे अब्बास साहब अधिकारी से। मिलते हैं अमिताभ जी। अब्बास साहब ये बताने की मनीष, कह रहे हैं कि मनीष, मुलायम सिंह यादव मनीष बोलिए बोलिए अमिताभ जी, बोलिए मनीष वाजपेयी जी, बोलिए मनीष वाजपेयी जी, बोलिए एक बोलिए। सवाल मेरा पूछिए, एक सवाल मेरा अब्बास साहब से पूछिए। अब्बास साहब से, हमने मान लिया नेताजी राष्ट्रीय हैं, हमने मान लिया नेताजी मंझे हुए हैं, हमने मान लिया नेताजी से लाखों लोग मिलते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिम अपने बर्खास्तगी के खिलाफ या तो कैट में जाए या मुख्यमंत्री के पास जाए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाए, चीफ सेक्रेटरी के पास जाए, पॉलिटिकल लोगों के पास किस लिए जा रहा है? मोहम्मद अब्बास, सवाल सीधा सा है। संबंध हो सकता है, कोई मिलना जुलना हो सकता है, ऐसी कहीं रोकने की कहीं परंपरा हो, कोई रोकने की वादा हो कि आप नहीं मिल सकते। अब अमित शाह से सैकड़ों लोग मिलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, तो क्या उनसे रोकने की बात है? आपकी जानकारी नहीं, अब्बास साहब आपकी जानकारी कम है। बताना चाहूंगा अब्बास भाई को, राजनीति नहीं, आपको राष्ट्रीय अध्यक्षों से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से सब मिलते राजनीतिकरण जो हैं। है यही परेशानी पैदा कर रहा है शासन और प्रशासन में। अरे परेशानी तुम्हारे उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो नहीं चल पा रहा है पिछले 27 साल से, उसकी वजह यही है। और अब्बास साहब को जानकारी नहीं, अब्बास साहब को भारतीय सेवाओं के नियमों की जानकारी नहीं। अपना कार्यकर्ता बना दिया। ये तय था कि अक्टूबर में अमिताभ जी कहिए, आप सवाल क्या करना चाहते हैं अमिताभ जी? तो उसमें कौन सा बवाल हो गया? हमारा अमिताभ जी, सब कुछ समाजवादियों का तय होता नहीं, है। मोहम्मद अब्बास को जानकारी नहीं, मोहम्मद अब्बास को ये नहीं पता राष्ट्रीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए क्या क्या सर्विस रूल है, इनको सर्विस रूल की जानकारी नहीं। अरे मित्र, इसको समाजवादी पार्टी का मंच मत समझो, सर्विस रूल मुझे पता है अमिताभ, क्योंकि आपकी पार्टी की सभा हो रही है क्या? अमित शाह आपको नियमों की जानकारी नहीं टूटता, सोनिया गांधी नहीं पता है, आप जानते नहीं ना मित्र। टूटता, सिर्फ नेताजी से मिलने में सर्विस रूल आ जाता है। तमाम नियम कायदे बाधाएं सब लोग कोई सेक्रेटरी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी जानकारी नहीं मित्र, इससे बहस में नहीं कर सकता। चुनाव आयोग में आपकी जानकारी संवैधानिक होता है। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। नहीं आप मैं इसको- आपकी बात को नहीं कर रहा, आईएएस सर्विस रूल में नहीं होगा। आपको पता ही नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां से संवैधानिक हो गया किसी पार्टी का? आपको समझ नहीं भाई, आप मुझे बताएं, आपको जानकारी नहीं। बिल्कुल एक्चुअली मनीष नाम भाई, नहीं ले रहा मैं, इनको आपको जानकारी बात नहीं। करने से जो मिलेगी। आदमी ये मुझे कह रहा है परंपराओं का भी तो कि किसी कानून पार्टी के का अध्यक्ष परंपराओं का संवैधानिक पालन होता नहीं है, होता। इसका मतलब इनको जो जानकारी नहीं चीजें है भाई, संवैधानिक स्थिति में नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। मैं आपको भाषण कर रहा हूँ, मोहम्मद संवैधानिक नहीं, लेकिन परंपराएं चल रही है तो क्या परंपराओं का पालन नहीं होता? मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद इनको अब्बास, सीखना पड़ेगा, अभी बहुत वक्त लगेगा इनको समझने में। मोहम्मद ये समझ नहीं अब्बास, पा रहे चीजों को। कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये सियासी रंगमंच नहीं है। अमिताभ अग्निहोत्री किसी पार्टी विशेष के प्रतिनिधि नहीं है जो आप उनसे कहो कि अमित शाह मिलने जाते हैं और सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं, कौन कौन मिलने जाता है, सवाल वहां नहीं उठते, सवाल वहां भी खूब उठते हैं। आज इस वक्त जो प्रासंगिक है मोहम्मद अब्बास, और आप सुन लीजिए जो ऐतराज है। प्रणाम कर दूं मैं इनकी योग्यता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। अरे तो और सवाल समझिए ना। जैसा छोटा आदमी इनसे कुछ सीखेगा। मैं मानता हूं कि बिल्कुल करारी बात करते हैं, कमजोर बात नहीं करते, मगर मैंने सिर्फ एक बात रखी है कि जहां संवैधानिक स्थिति नहीं होती वहां कहीं ना कहीं अमिताभ जी आप देखते होंगे कहा जाता है कि परंपराओं का पालन किया जाता समाजवादी है। पार्टी एक पढ़ाई ये है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अधिकारी हटा दिया जाए तो वो अपने पॉलिटिकल आका के पास शरण लेने पहुंच जाए, ये परंपरा है। अरे यही साहब, समाजवादी पार्टी ने ये परंपरा पार्टी स्थापित जी, की है। इस आप समाजवादी एक बार पार्टी बताइए, ने भारतीय राजनीति कर मेरे दिया है। पैमाने भारतीय में जनता पार्टी ने लोकतंत्र मेरे का हिस्सा पैमाने है में और समझना एक पड़ेगा। साथ और हो समाजवादी जाए, पार्टी मैं खाने तीनों में मिलकर इसको पृथक फिलहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो सीधे तौर पर रखती है अपने गिरबान में। मोहम्मद अब्बास यहाँ पर सीधे तौर पर सर्विस रूल की बात आ गई यहाँ पर, और इसको एक बहुत गंभीरता से समझना होगा। इसको आरोप प्रत्यारोप के बीच में मत डालिए।
ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस रूल है, जिसका कोई उल्लंघन करता है तो निश्चित तौर पर वो गलत करता है और वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये सिर्फ सर्विस रूल है। बर्खास्तगी हुई है, उन्हें हटाया गया है, कुछ भी है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं कर सकते कि अपने, जैसा कि राकेश त्रिपाठी ने कहा कि पॉलिटिकल शरणदाताओं के दरबार में चले जाएं। सिर्फ इस बात की कि आखिरकार क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो बातें चर्चा के दौरान निकल कर आई कि आखिरकार किस तरीके से दीपक सिंघल अगर मुलायम सिंह यादव के पास जाते हैं, और वो तब बात टाइमिंग की है, बात सर्विस रूल की है, और निश्चित तौर पर जो कुछ गलत हो रहा है उसकी तरफ अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इशारा किया। लेकिन बातें हैं और जब कोई नहीं समझता है तो फिर उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मोहम्मद अब्बास साहब, 2 लाइन की बात थी जिसको कि अमिताभ अग्निहोत्री समझाना चाह रहे थे। इसके अलावा कोई सर्विस रूल हम यहाँ पर खोलकर नहीं बैठे और ना उसके ऊपर कोई बहस हो रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक व्यक्ति को अगर हटाया गया है और हटाने के वो 24 घंटे भी नहीं बीतता है और वहां जाके वो दरबार में हाजिरी देता है, तो इसका मतलब क्या है। और लोकतंत्र में लोकमत बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते हैं, आप क्यों गए, प्रशासनिक अधिकारी है रह ही नहीं गए हैं। लोकतंत्र में लोकमत बड़ा महत्वपूर्ण है। उस लोकमत की नजर में यह है कि आप अपने पॉलिटिकल शरणदाता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। एक मुख्यमंत्री ने हटाया तो मुख्यमंत्री के पास जाते, आप कैग में चले जाते, वहां पर भी आपकी शिकायत हो सकती थी। तो बहरहाल ऐसा चल रहा है। लेकिन फिर भी राकेश त्रिपाठी जी, जो बातें आपने अभी कही, उन बातों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने कहा कि ये सब वेल स्क्रिप्टेड था, लेकिन जनाब अगर ये पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर है तो आपको लगता है पहले से लिस्ट तैयार थी? आपके पास ये खबर कहां से आई कि ये पहले से ही तैयार था ड्रामा, ये अधिकारियों को ट्रांसफर हो रहा था? मनीष वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यकर्ता बनाने का शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी ने करी। अभी न्यूज फ्लैश कर रही है, बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफर, 127 से ज्यादा पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर है, 27 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर है। और जितना मैं इन अधिकारियों के ट्रांसफर को देख पा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, ये उन पसंदगियों के नापसंदगियों के ट्रांसफर हैं जिनके इस समय राजनीतिक हालातों से सीधे संबंध बनते हैं। शिवपाल जी के पसंद के अधिकारियों को साइडलाइन किया जा रहा है, रामगोपाल जी के और अखिलेश जी के चुनिंदा अधिकारियों को लगातार उनको अच्छी पोस्टिंग दी जा रही है। तो ये अचानक इतनी जल्दी में 2-4 घंटे में निर्णय हो गया है, ऐसा नहीं है। ये लिस्ट पहले से तैयार रखी थी और ये तय था कि जब हम इस बात का मुजाहिरा कर लेंगे कि हम हीमैन हैं, तो उसके बाद हम अपने निर्णयों के द्वारा भी लगातार उसको दिखाएंगे। ये जो इमेज बिल्डिंग है, जिसको सबसे पहले कहा कि हम एक मजबूत मुख्यमंत्री हैं, इसकी जो इमेज बिल्डिंग करने का काम है, उसी का एक स्टेप ये और है जिसमें इस अधिकारियों की इस प्रकार से नियुक्ति नहीं। तो एक बात राकेश त्रिपाठी जी, थोड़ी सी जल्दबाजी करते, इसको 2-4 दिन रुक कर करते तो जनता को थोड़ा जायज सा लगता। नहीं, इस काम को नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं क्या? इस काम को नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं क्या? अंतर समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों की हर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति होना, थानों में उनकी सजातीय लोगों की नियुक्ति होना, और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो फिर मुख्यमंत्री के अधिकारियों को कार्यकर्ता बनाने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राकेश त्रिपाठी जी पीएमओ में गुजरात भरा हुआ है। राकेश त्रिपाठी जी नौकरशाही को आज सफाई करने और बस्ताई करने में बदल दिया है। राकेश त्रिपाठी जी, बहरहाल भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कहां से जाती है। चलिए चर्चा को एक और आगे आयाम पर लेकर चलते हैं। आईपीएस है, कौन सरकार चला रहा है, कितने यादव आईएएस है, बताइए। चर्चा को गंभीरता के स्तर पर लेकर चलते, एक और आयाम पर लेकर चलते। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आज दिन में नई बात शुरू हो जाएगी। आपसी बहस नहीं, अब मोहम्मद अब्बास आपसी बहस नहीं, बहुत गंभीरता के साथ इस चर्चा को लीजिए। अमिताभ अग्निहोत्री, प्रशासन चलाने वाले अधिकारी, मोहम्मद अब्बास आप सुनते कि नहीं सुनते, मुझे यही समझ नहीं आता है। यादव बदनाम करने का। मोहम्मद अब्बास आप रुक जाइए कृपया करके। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये जो दोपहर में हमने चेन्नई एयरपोर्ट से अमर सिंह को निकलते हुए देखा, तस्वीरें आई, और जो उनका अंदाजे बयां था, मैं इस बात को इसलिए चर्चा में ला रहा हूं कि एक महत्वपूर्ण पक्ष था। और अमर सिंह ने जिस तरीके से बातें कही, कुछ तिलमिलाए हुए भी नजर आ रहे थे, बहुत सादगी से, शालीनता से अखिलेश यादव को मैसेज भी कम्युनिकेट कर रहे थे। और मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को भी यहां पर रखना आज इस चर्चा में कि इतने बड़े सियासी भंवर में
सुभाष चंद्रा का 16 अशोक रोड पहुंचना, यह भी अपने आप में मुझे लगता है इसको चर्चा के केंद्र बिंदु में लाया जाना चाहिए कि इस सियासी भंवर में सियासी तूफान के पीछे कारक कौन कौन हैं। जी देखिए मनीष जी, ठीक है जी, ठीक बात मनीष। आज सुबह मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि बाहरी लोग जब हस्तक्षेप करेंगे तो न शासन चल सकता है सरकार ना पार्टी जी, उसके बाद ये हड़कंप मचा और मुख्यमंत्री ने कहा तो ये आज सुबह, लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी के आंतरिक शक्ति संतुलन को गड़बड़ा रही है, बाहरी व्यक्ति का इंटरफेरेंस, ये बात सब लोग जानते थे, जो भी लोग सत्ता केंद्र को नजदीक से देख रहे हैं, हमारे जैसे पत्रकार भी समझ रहे हैं चीजों को। आज मुख्यमंत्री ने उसको बिना नाम लिए एक स्वर दिया। जी शिवपाल यादव कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं और उसके बाद में फिर चर्चा में तुरंत लौट कर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं शिवपाल यादव, सुनना जरूरी है। बनाने हैं तो ये निर्देश सब मिल गए हैं। चाचा भतीजे के बीच दोस्ती हुई इस मुलाकात के बाद कि नहीं? कहीं कोई नाराजगी थी ही नहीं, और जो जिम्मेदारी देंगे मुख्यमंत्री, जो जिम्मेदारी देंगे नेताजी, जो जिम्मेदारी देंगे तो उनका अधिकार है, तो उसका पालन हम लोगों को करना है। आप नई जिम्मेदारी से खुश हैं? वैसे खुशी तो हम चेहरे पर खुश दिख रही है। हैं, हम खुश हैं, बड़ा पद मिला है मुझे तो खुश हैं। जाओ यार, हो गया चलिए। वाकई अमिताभ जी, आप तक अगर आपने ये तस्वीरें देखी हो जहां पर आप बैठे हुए और आपके सामने टेलीविजन चल रहा होगा, तो आपने उन तस्वीरों में जरूर शिवपाल सिंह यादव की भाव भंगिमा देखी होगी। मनीष, हम खुश हैं। जी जी शिवपाल जी बताइए। मनीष जी, मनीष एक बुनियादी अंतर समझिए, एक बुनियादी अंतर जरूर समझना चाहिए उत्तर प्रदेश के हमारे दर्शकों को और देश भर के दर्शकों को। सुबह जब अखिलेश यादव, अरे माफ करिए, सुबह जब शिवपाल यादव सैफई में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे या बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वो कह रहे थे नेताजी जो कहेंगे वो मानूंगा, नेताजी जो जिम्मेदारी देंगे वो निभाऊंगा, केवल नेताजी, केवल नेताजी। अब उनका वक्तव्य आता है कि माननीय नेताजी और मुख्यमंत्री जी जो जिम्मेदारी देंगे उसको निभाऊंगा। कथा समाप्त हुई। इति श्री रेवा खंडे पंचम अध्याय समाप्त, पंजीरी बांटो घर जाओ। मामला पंजीरी का भी है अमिताभ जी, मामला पंजीरी का भी है। इस बात को ध्यान में रखना होगा, पर्दे के पीछे पंजीरी बट रही है। अमिताभ जी एक चीज पे और गौर करने वाला है, और ये घंटा घड़ियाल की आवाज तो सुनाई पड़ रही है। पंजीरी कौन कौन खा रहा है? मैंने आपसे अभी बहस शुरू होने से पहले के वक्त कहा था जी जो बात मैंने कही थी बहस के शुरुआत में, वही बात शिवपाल यादव के वक्तव्य से जाहिर हुई। मैंने कहा था शिवपाल यादव के पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुलायम सिंह उनको इस बात के लिए राजी कर लिए कि अभी आप कहां जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा आपका ज्यादा, इसलिए अभी शांति से यही बैठिए। शिवपाल यादव ने उस बात को मंजूर कर लिया, इसीलिए उन्होंने आज जो रात में भी वक्तव्य दिया है उसमें अखिलेश जी को भी जोड़ा है, अन्यथा सुबह तक तो वो केवल माननीय नेताजी कर रहे थे। इसका मतलब ये अंतर आया ना। अब वो अखिलेश को भी नेता मान रहे हैं, कहते रहे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वहन करूंगा। बिल्कुल सही कहा, ये बड़ा फर्क है। और यही चीज जो है वो ये बताती है कि अखिलेश जो स्थापित करना चाहते थे कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, वही अखिलेश ने स्थापित किया इस लड़ाई में। बिल्कुल सही बात। और इसके बाद मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि पंचम अध्याय समाप्त हुआ, तो अब ये मान लेना चाहिए कि पंचम अध्याय समाप्त हो गया इस बयान के बाद में, क्योंकि सरकार के तौर पर मुख्यमंत्री को भी शामिल किया अभी कि हाँ मुख्यमंत्री जी जो जिम्मेदारी देंगे उसको वो निभाएंगे। अब तो मुझे लगता है कि अब चर्चा का केंद्र बिंदु भी बदलना चाहिए। आसिफ रिजवी, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस बयान के बाद में? आपका अपना अब क्या है? ये वेल स्क्रिप्टेड ड्रामा जो था जिसको आप लोग कह रहे थे, मैं तो कहूंगा बड़े भाई अमिताभ अग्निहोत्री जी ये देखने में कैसे चूक गए। हाँ। अपना बयान देते हुए उनको चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लुटी हुई सुल्तानत का उजड़ा हुआ सुल्तान बैठा हुआ है, जिसको जो इसके बाद कुछ बचा नहीं है। अब मजबूर एक इंसान बैठा हुआ था, मजबूर इंसान एक बैठा हुआ था। आज शिवपाल जी एक मजबूर इंसान की तरह बैठे मैं सहमत हूं। ऐसा लग रहा था कि बोल वो रहे हैं और शब्द किसी और के हैं, इसीलिए मैंने कहा उनके पास विकल्प नहीं था। और ये इस बात को साबित करती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर
कार्यकर्ता बनाने का काम जो नेताजी करते थे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यकर्ता बनाते हो और चाहे अपने परिवार के लोगों को कार्यकर्ता बनाते हो, जी। वो उन्होंने एक बार फिर बना दिया अखिलेश जी का भी। अब उन्होंने ये भी बता दिया कि हम अखिलेश जी के लिए भी कार्यकर्ता बना सकते हैं। तो शिवपाल जी को उन्होंने कार्यकर्ता बना दिया अखिलेश जी का। खैर वो उनके अपने घर का मसला है, लेकिन मैं ये एक बात आपसे पूरे देश में एक बिंदु पे चर्चा शुरू हुई थी लेकिन बंद हो गई। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यकर्ता बनाने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया था, जो इस समय केंद्र में चल भी रहा है। मैं एक बात यहाँ पे बता दूं कि आप बताइए 27 साल पहले कभी आपने देखा था कि कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी राजनीतिक आदमी क्या बैठ के ये बात कह रहा हो कि साहब मुझे बर्खास्त कर दिया गया, साहब ये हो गया है। गन्ना किसानों का भी बिल, गन्ना किसानों का पहले वाले खमियाजे तो देश सारे 27 साल में बने हैं। और यही कार्य होता जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को कैसे अपना कार्यकर्ता बनाया जाए, कैसे अपने चहीते प्रशासनिक अधिकारियों को पद दिया जाए, काम किया जाए, उगाई करी जाए जनता। रिजवी साहब, मुझे लगता है शायद आपकी उम्र इतनी है कि आपको याद होगा कि वीर बहादुर सिंह का कार्यकाल कैसा था और वो क्या किया करते थे और कैसे ब्यूरोक्रेट्स को वो नचाते थे। मुझे लगता है शायद आपको बखूबी याद होगा, आप इतने छोटे नहीं होंगे। देखिए, ब्यूरोक्रेट को नचाना तो राजनीति का काम होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। अगर कोई राजनीतिक आदमी ब्यूरोक्रेट के अंडर काम करेगा तो गलत है। ब्यूरोक्रेट कैसे काम कराएगा तो राजनीतिक आदमी को करना चाहिए। राजनीति में राजनीतिक आदमी को पद यही इसलिए जाता है कि ब्यूरोक्रेट को सही तरीके से चलाए और उनसे काम ले। हमें जिससे काम लेना है, अगर वो हमारी मर्जी से नहीं चलेगा तो हमारे जी करे तो गलत और हमारे शासन करे, अखिलेश जी करे तो 3.5 मनीष जी अधिकारी को करना चाहिए ना, इसलिए बड़ा फेरबदल उसका प्रतीक है। इस पूरी बहस में हमारे पास समय कम है। जमाने की बात करते हो कांग्रेसियों, और पूरी बहस में एक महत्वपूर्ण आयाम छूट रहा है। वो महत्वपूर्ण आयाम है बाहरी व्यक्ति कौन। हाँ, वही वो आयाम है, उसको मैंने शुरुआत की थी। ये जो आपने कहा बाहरी व्यक्ति कौन, इसकी तरफ मैं आना चाह रहा था, लेकिन फिर चर्चा में बात पलट गई। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद में इस बाहरी व्यक्ति पर जरूर चर्चा होगी, क्योंकि अमर सिंह ने साफ तौर पर यह कहा कि अखिलेश यादव की उंगली पकड़कर ऑस्ट्रेलिया मैं लेके गया तो क्या बाहरी मैं, अखिलेश यादव की शादी करवाई मैंने तो क्या बाहरी मैं, शादी के बाद में लखनऊ और दिल्ली में रिसेप्शन दिया तो क्या बाहरी मैं, और अगर वो बाहरी नहीं तो फिर बाहरी कौन। इस पर चर्चा होनी चाहिए और अमिताभ जी ने वैलिड पॉइंट यहां पर उठाया, इस पॉइंट को मिस नहीं करना चाहिए, चर्चा में ये बात आनी चाहिए। और बात समाजवादी परिवार या इस कुनबे में दंगल की, सियासी संग्राम की। हालांकि अब से कुछ देर पहले जब शिवपाल यादव का भी ये बयान आ गया, भले ही वो किसी अंदाज में दिया हो, लेकिन नेताजी के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी सरकार में रहते हुए नेता माना और उन्होंने कहा कि जो भूमिका दी है वो बहुत अच्छी है, पहले से बड़ा पद दिया है, बड़ा मंत्री पद है और मैं उनकी बात को भी मानूंगा। तो कथा का पटाक्षेप तो होता है, लेकिन इसके बाद में जो बीच बीच में चीजें निकल कर आई उनके ऊपर चर्चा वाजिब बनती है। और इसमें एक बात कि बाहरी व्यक्ति अगर पार्टी चलाएंगे, बाहरी व्यक्ति अगर हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। मुख्यमंत्री का यह बयान आया और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहा कि इस बात को यहां पर रेखांकित करना जरूरी है, इसको चर्चा में लाना जरूरी है कि वो बाहरी व्यक्ति कौन। अगर वो व्यक्ति अमर सिंह नहीं है, जैसा अमर सिंह ने खुद कहा, सारी बातों को सामने रखते हुए कि भाई बचपन से लेकर अब तक, तब तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, सांसद भी नहीं थे, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, हम उनको उंगली पकड़कर ऑस्ट्रेलिया लेकर गए, हमने उनकी शादी करवाई, हमने उनका रिसेप्शन दिया, हमने उनके लिए ये किया, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, तो फिर कौन। और मुझे लगता है कि अमिताभ जी बेहतर इसकी जानकारी दे पाएंगे, अमिताभ जी, कि जब ये सारी चीजें सामने आई तो फिर बाहरी व्यक्ति कौन, एक इशारा दीजिए ताकि हम सियासी अपने मेहमानों के पास जा पाए कि बाहरी व्यक्ति कौन। नहीं देखिए, नहीं मनीष, मैं अपनी जानकारी से कह सकता हूं मुख्यमंत्री का इशारा अमर सिंह जी की ओर था और ये बात अमर सिंह जी भी बेहतर समझते हैं। मीडिया के सामने बयान देना अलहदा मसला है, ये बात अमर सिंह जी भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने किसके लिए बोला और उतने बड़े स्तर पर हस्तक्षेप और कर कौन सकता है। एक बात, अमर सिंह के अलावा तो किसी की हैसियत नहीं जो इतने बड़े स्तर पर हस्तक्षेप करे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैं मानता हूं जिसको सामने आना बहुत जरूरी है, इस पूरे राजनीतिक घमासान से समाजवादी पार्टी के कुनबे में जो गृहयुद्ध हुआ उससे सबसे ज्यादा नुकसान भविष्य में होगा ठाकुर अमर सिंह का। शिवपाल यादव ने वक्त की नजाकत को समझा और वो
चीजों को वापस फोल्ड में ले आए। सुबह नारा लग रहा था शिवपाल जी के मकान के बाहर से फई में, चाचा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। और रात होते होते चाचा कह रहे हैं कि नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वहन करूंगा, सब खुश है, कोई नाराज नहीं। ठीक, चाचा तुम संघर्ष करो से यात्रा शुरू हुई और यहां पर आके समाप्त हुई। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो यादव फैमिली है, जो उसका नियंत्रक परिवार है, उसकी जब कल बैठक होगी लखनऊ में, जिसको आप संसदीय बोर्ड कहते, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस बाहरी व्यक्ति की होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहां तक अमर सिंह जी ने कहा कि मैंने अखिलेश जी का एडमिशन कराया, मैंने अखिलेश जी की शादी कराई, मैंने अखिलेश जी की शादी में न्योता बांटा, समाजवादी पार्टी में ऐसे 10,000 लोग हैं जो ये बताते हैं किससे कि जब 8 साल के थे तब से हम इनको जानते हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मुझे लगता है राजनीति इन विषयों से नहीं चलती कि आप कब से जानते हैं और शादी किसने कराई और ब्याह किसने कराया। ठीक है, ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी, आपका अपना निष्कर्ष, आपका अपना आकलन, क्योंकि फाइनल कमेंट हम आपका चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और शिवपाल यादव के इस बयान के बाद। देखिए, मैं मानता हूं कि ये अभी आपने कहा कि ये राजनीतिक पटाक्षेप हो रहा है इस कथानक का, लेकिन मैं इसको पटाक्षेप नहीं मानता हूं। ये मध्यांतर है फिल्म का, अभी इसके बाद पिक्चर अभी बाकी है, अभी टिकटों का बंटवारा होना है, अभी तो चुनाव बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी इसमें कई सारे ट्विस्ट फिर देखने को मिलेंगे। ये शिवपाल जी की नाराजगी, आप इसको बिल्कुल मत मानिए कि आज सब कुछ समाप्त हो गया है। ये मजबूरी के बयान है, ये मजबूरी के बयान दोबारा फिर मजबूती से उठेंगे, दोबारा फिर इन चिंगारियों से धुआं निकलेगा। उत्तर प्रदेश में अभी कई सियासी इस तरह के ड्रामे और देखने बाकी हैं। ठीक है रिजवी साहब, ये मजबूरी के बयान है जो कि मजबूती के साथ दोबारा फिर उठेंगे। आसिफ रिजवी क्या कहेंगे? इनके पास तो हजरत इनके पास तो आधे मुख्यमंत्री कई हैं। आधे मुख्यमंत्री तो अब नए नए बन गए हैं। अमर सिंह तो आधे मुख्यमंत्री भी नए नए बने हैं 1.5 साल भर पहले। इनके पास आधा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से सरकार में तब से थे आजम खान जी। बाहरी बैठी तो वो जो आधा मुख्यमंत्री आजम खान साहब हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये केवल शिवपाल जी को मैसेज नहीं है। शिवपाल जी की तो बलि इसलिए चढ़ाई गई है कि जो इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे आजम खान साहब घूम रहे हैं, जैसे बड़ी बात है। ये मैसेज बहुतों को मिल गया होगा। हो जाए ये तो आधे मुख्यमंत्री जो हमारे आजम खान साहब हैं, ठीक, वो देखिए चुप हो गए। ठीक, रिजवी साहब, आजम खान साहब हर तीसरे दिन बोलते थे कि साहब ये मसला है, साहब बात है। मोहम्मद अब्बास, अब देखिए उनकी आवाज नहीं आ रही है आजम खान साहब की। फाइनल कमेंट मोहम्मद अब्बास। राजनीतिक ड्रामा उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है। जनता जानती है कि शीला दीक्षित जी ने 5 साल में आधी दिल्ली में करा दी थी मेट्रो, और ये 5 साल में आधा किलोमीटर मेट्रो नहीं चला पा रहे हैं। संघर्ष की उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि विकास कौन कर सकता है। यातनाएं सहकर समाजवादी पार्टी आज इस मुकाम पे है। समाजवादी पार्टी का वर्करों का, नौजवानों का कैडर है। हमारे यहाँ हमारे भाई आपका संविधान हमें पढ़ाने लगे, आप सब मानते हैं समाजवादी पार्टी का संविधान पढ़ाइए। 3.5 है, अरे आपको तो एक भी पूरा नहीं है। ठीक है, अमिताभ अग्निहोत्री जी, पूरी ताकत अमिताभ अग्निहोत्री जी कुछ कर रहे हो। एक जो बात सामने निकल कर आई है, मैं चाहूंगा कि वक्त कम हो रहा है और एक इनकी आवाज को कम किया जाए ताकि हम कुछ अपनी बात कह पाए अमिताभ जी से। अमिताभ जी, जो बात सामने निकल कर आई कि इस पूरे प्रकरण में अखिलेश यादव ने बहुतों को चेतावनी दे दी, ये भी बात सामने आई। जो 4.5, 3.5, 5.5 मुख्यमंत्री की बात थी, उन सबका पटाक्षेप किया। अखिलेश यादव एक नायक के तौर पर उभर कर सामने आए, ये बात भी समझ में आया। और इन तमाम पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी संपादकीय टिप्पणी जरूरी है इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले। अमिताभ अग्निहोत्री जी, वक्त खत्म हो रहा है। मनीष मैं बहुत संक्षेप में एक बात कहूंगा, जो बात अभी रिजवी साहब ने भी उठाई, इसी को मैं थोड़ा विस्तार दूं। अखिलेश यादव की सत्ता को, उनकी अथॉरिटी को जो भी लोग चुनौती देने की इच्छा रखते थे या गाहे बगाहे चुनौती देते थे समाजवादी पार्टी के भीतर से, सरकार के भीतर से, वो सारे लोग शिवपाल यादव जी के इर्द गिर्द लामबंद होते थे। यानी उन सबका छतरी शिवपाल यादव का घर होती थी, उन सबकी। इस पूरे घटनाक्रम से एक संदेश देने की कोशिश की मुख्यमंत्री ने कि मैं शिवपाल यादव को भी बैक फुट पर ला सकता हूं।
तो अगर जब मैं शिवपाल यादव को बैकफुट पर ला सकता हूं तो फिर बाकी जितने लोग शिवपाल जी की शक्ति का भरोसा मान के कई बार बहादुरी या दुस्साहस करने की कोशिश करते रहे हैं, उन लोगों को तो समझ आ गया कि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आप सोचिए बलराम यादव क्या करेंगे, तब फिर आप सोचिए राजकिशोर किस हैसियत से बोलेंगे, तब फिर गायत्री क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूं। वो अधिकारी क्या करेंगे जो लोग मानते थे कि भाई हमको शिवपाल जी का संरक्षण हासिल है, शिवपाल जी की कृपा हासिल है, इसलिए हम निर्द्वंद हैं, हम निर्भय हैं, हम चाहे जो करें। मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने वो लगाम जरूर लगा दी और उन्होंने ये स्थापित किया, जैसा मैं शुरुआत में कह रहा था, एको अहम द्वितीयो नास्ति, राजा साझे का नहीं हो सकता और राजा बंटवारे का भी नहीं हो सकता, और राजा छाया में भी नहीं चल सकता। राजा राजा है जो कि अपने हिसाब से अपना मार्ग खुद बनाता है, और वो अखिलेश यादव ने यहाँ पर साबित किया। शुक्रिया आसिफ रिजवी। वक्त नहीं है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाए। राकेश त्रिपाठी आपका भी बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद आपका भी बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर पर पटाक्षेप तो हुआ है, लेकिन पटाक्षेप के बाद में अंदर सब कुछ शांत है या अंदर अंदर तलवारें चलती रहेंगी, ये अभी हम देखते भी रहेंगे और आपको बताने के लिए हमेशा मौजूद भी रहेंगे। फिलहाल प्राइम टाइम पर इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।